गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। जेके एसएसबी के इनसाइड जेके एसएसबी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का वेलकम है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करा रहे हैं जेके पीएसआई एग्जाम के लिए, तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी भूले तो नहीं होंगे हमको, और भूलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यही शकल आपके पास बार बार आ जाती है। आप कहेंगे सर भाई क्या वास्तव में बोर करते रहते हैं। अब देखो, मैं शकल को तो चेंज नहीं कर सकता, अपना जो मुखड़ा है मेरा इतना प्यारा उसको तो मैं चेंज नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, हम जो चेंज करते हैं हर दिन वो एक चैप्टर चेंज करते हैं। क्या चेंज करते हैं? चैप्टर। तो हमारी शकल वही रहती है लेकिन चैप्टर चेंज हो जाता है। तो जम्मू कश्मीर के मेरे सभी स्टूडेंट्स, उनको वेरी गुड इवनिंग, और इस चैनल पर सभी का वार्म वेलकम है। तो एक बार सभी कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि देखो लेक्चर रिकॉर्डेड है, लेकिन वेलकम इसलिए करते हैं जब ये वीडियो अपलोड होता है तो आप सभी इस लेक्चर को देखते हैं, तो इसलिए वेलकम तो बनता है। इससे पहले एक छोटी सी खुशखबरी सभी के लिए। जो देखो, यहां तो ये कल्चर है, वहां का मुझे पता नहीं है, लेकिन कहते ना कि मोहब्बत की ना सरहदें होती हैं ना दीवारें होती हैं। मोहब्बतों की ना सरहदें होती हैं ना दीवारें होती हैं, वो तो दीवार और सीमाओं से परे मानी जाती है। तो जम्मू कश्मीर के मुझे कल्चर की नहीं पता, मतलब इस कल्चर में जो मैं बात करने जा रहा हूं, हमारे इंडिया में 7 से लेकर 14 फरवरी के बीच में उस मोहब्बत करने वाले जो दो हमसफर होते हैं उनके बीच में एक त्योहार मनाया जाता है जिसे वैलेंटाइन डे कहते हैं। तो 7 फरवरी है आज। मुझे भी आज एक मित्र ने बताया कि हाँ भाई, किसको रोज देने जा रहे हो। तो ऐसा कोई इरादा नहीं है मेरा, लेकिन मुझे आज ही पता चला कि भाई ये दो मोहब्बत करने वाले इंसानों के बीच में जो एक इजहार होता है प्रेम का, मोहब्बत का, वो आज से स्टार्ट हो चुका है 7 फरवरी। लेकिन दुख इस बात का है कि जिनकी कोई मोहतरमा नहीं है, जिनके कोई मोहब्बत करने वाला नहीं है, जिनसे माता पिता तो कह रही हैं, सबके पेरेंट्स तो अपने बच्चों से बेइंतहा मोहब्बत करते ही हैं, लेकिन इसके अलावा भी उनका एक पार्टनर होता है। यदि मैं उन सिंगल लोगों से यह कहना चाहता हूं कि घबराइएगा नहीं, और ना ही अफसोस कीजिएगा कि यदि कोई तुम्हें गुलाब देने वाला नहीं है। अफसोस मत कीजिएगा कि कोई तुम्हें गुलाब देने वाला नहीं है, क्योंकि जिनको गुलाब नहीं मिलते तोहफे में, वो खुद एक गुलाब होते हैं। तो इसलिए घबराइएगा मत कि कोई तुमको गुलाब नहीं दे रहा है वैलेंटाइन डे पर। आज रोज डे है, तो सभी को मेरी तरफ से हैप्पी रोज डे। हालांकि आप मेरे पास नहीं है, मैं आपको गुलाब दे देता। और ये उन सिंगल लड़कों के लिए और सभी के लिए जो बेचारे स्ट्रगल भी करते हैं, लेकिन उनकी शिकायतें होती हैं कि सर हमारी कोई है नहीं। तो क्या हुआ, कोई नहीं है, हैप्पी रोज डे पर आप अपनी मां को भी एक गुलाब का फूल दे सकते हैं। ये बहुत ही प्यारी बात है। जिनके साथ कोई पार्टनर नहीं, तो अब वो अपनी मां को गुलाब का फूल दे सकते हैं, क्योंकि मां तो है ही आपके। तो मां को या पिता को अपना गुलाब का फूल दे सकते हैं और अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि लड़के की जिंदगी में सबसे पहला प्यार उसकी मां होती है, और मां से ज्यादा प्यार को आपको कोई कर ही नहीं सकता। इस बात की तो आप गारंटी लिख के ले लीजिए, समझे। लेकिन हाँ, मां के प्यार करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। वो डांटती है, फटकारती है, थोड़े बहुत बुरे शब्द भी बोल देती है, कभी कभी गुस्से में, समझे, चांटा भी मार देती है। तो ये प्यार है उसका, जो आज हमें इस बात का एहसास होता है। जब हम बचपन में थे, हमें मारा करती थी तो हमें बड़ा बुरा लगता था, क्या यार मारती रहती हैं पूरे दिन। लेकिन आज वो एक समझ में आता है, जब आज उनसे हम दूर हैं, और जब कभी याद आती है तो उस चांटे की याद आती है, जो वो चांटा बचपन में जब पड़ता था तो बड़ा दर्द होता था, लेकिन आज वो चांटा हम खाना भी चाहते हैं यार। तो इसलिए कोई अफसोस मत कीजिएगा कि कोई तुम्हें गुलाब देने वाला नहीं है। जिनको गुलाब तोहफे में नहीं मिला करते, वो खुद एक गुलाब होते हैं। खैर, तो सभी सिंगल लोगों के लिए मेरा ये तोहफा मेरी तरफ से, समझे। चलिए, तो जम्मू कश्मीर के मेरे सभी स्टूडेंट एक बार जुड़ जाइए, लेक्चर स्टार्ट होने वाला है। तो आप सभी जानते हैं कि पहली बात तो हम अपना नाम बता देते हैं, और नाम सभी को पता ही है, लेकिन आज मैं थोड़ा मजाकिया मूड में हूं, तो ये चलता है, कभी कभी फनी मूड में होना भी चाहिए इंसान को। तो देखो, आज हमारा 3rd यूनिट का लास्ट चैप्टर है, और आज इसको हम फिनिश कराएंगे। देखो, मैं ये मत कहना कि सर आप जल्दीबाजी कर रहे हैं, टारगेट लेकर आ रहे हैं। देखो, टारगेट लेंगे तभी हम अपने एग्जाम तक नजदीक पहुंच पाएंगे, एग्जाम तक अपने कंटेंट को कंप्लीट कर पाएंगे। यदि बहती हुई गंगा की तरह या बहती हुई किसी नदी की तरह चल दिए, जिसका ना कोई रास्ता है ना कोई वे है, तो ऐसे तो हम कहीं भी गिर सकते हैं। लेकिन हमको इस तरीके से वे को क्रिएट करना है, रास्ता बनाना है, ताकि हम अपने सही रास्ते पर और कम समय में पहुंच जाएं। तो आज हम 3rd यूनिट का
आज हम यूनिट नंबर 3 का लास्ट चैप्टर कराने वाले हैं और वो है एंग्लो पंजाब वॉर। और इसके बाद जो एक नई यूनिट आएगी आपकी, वो एक अलग यूनिट होगी जो कि हम बहुत ही यानी आधुनिक इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री के पीक लेवल पर पहुंचने वाले हैं। तो वो पीक लेवल इसके बाद आने वाला है, अभी नहीं आएगा। अभी इस वॉर को पूरा कर लेते हैं क्योंकि ये वॉर आपकी मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए, तो आपने एंग्लो मैसूर वॉर देखा, आपने इससे पहले कर्नाटक वॉर देखा था, फिर एंग्लो मैसूर देखा, फिर आपने एंग्लो मराठा देखा और आज आप एंग्लो पंजाब देखना चाहते हैं। सबसे पहले एंग्लो की बात करें यानी अंग्रेजों की बात करें तो ब्रिटिश हमेशा जब प्लासी और बक्सर के वॉर को जीतने के बाद हमेशा से इनके एम्बिशंस बहुत ज्यादा हाई हो गए थे। और इनके एम्बिशंस इतने हाई हो गए थे, इनका ड्रीम, इनका गोल केवल और केवल अपनी पॉलिसी को एक्सपेंड करना था। क्या था? एक्सपेंड करना था। अपनी पॉलिसी को एक्सपेंड करने का मतलब होता है कि नॉर्थ दिल्ली से ऊपर की तरफ। जब आपको पता है कि मराठाओं से वॉर केवल इसलिए हुआ था क्योंकि अंग्रेज दिल्ली पर कब्जा करना चाहते थे और उन्होंने मराठाओं को लास्ट में हरा ही दिया। 1819 में उन्होंने मराठाओं को हरा ही दिया। और मराठा क्यों हारे? केवल और केवल अपनी घर की लड़ाइयों में, अपने घर के कलेशों में वो इस तरह हार गए कि उनको पता भी नहीं चला। ऐसे ही अब अंग्रेज पंजाब में यानी उत्तर भारत का एक मैदान है, ये नॉर्दर्न प्लेन का एक हिस्सा है पंजाब। आज आप पंजाब स्टेट को जानते होंगे। यदि आप कश्मीर में हैं तो कश्मीर से थोड़ा सा नीचे आएंगे और पंजाब की बात करें तो इसको पंच प्लस आव कहते हैं। वो छोड़िए, खैर। तो आज हम पंजाब की बात करते हैं जो पाकिस्तान से अपना बॉर्डर लगाता है, जो पाकिस्तान से अपना बॉर्डर लगाता है, उस पंजाब की बात करते हैं। और ये वही पंजाब है जो पूरा यानी पाकिस्तान के होने से पहले पंजाब जो था एक पूरा बहुत बड़ा क्षेत्रफल था, बहुत बड़ा क्षेत्रफल था। लेकिन आज पंजाब दो भागों में विभक्त हो चुका है। जैसे पाकिस्तान का जब निर्माण हुआ था, जब पाकिस्तान देश बना था, तो डिवाइडिंग रूल में क्या हुआ था कि जो वेस्टर्न पंजाब था वो पाकिस्तान की तरफ चला गया और जो ईस्टर्न पंजाब था वो इंडिया में आ गया। तो ये उसी पंजाब की बात कर रहे हैं। अब अंग्रेज क्या करते हैं? अपनी पॉलिसी को पंजाब में एक्सटेंड करना चाहते हैं, एक्सपेंस करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? एक्सपेंड करना चाहते हैं, फैला देना चाहते हैं। और सारी लड़ाई अपनी पॉलिसी को एक्सपेंस करने की थी। अब देखो ये किस तरीके से पंजाब में अपना कब्जा जमा लेते हैं। चलिए, तो आज एंग्लो पंजाब वॉर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि क्या चीज है। चलिए, कि एंग्लो पंजाब वॉर को कैसे क्रिएट किया गया था, कैसे बनाया गया था, ये सारी चीज आज हम जानेंगे। चलिए, सबसे पहले देखें तो इंट्रोडक्शन में क्या कहा जाता है कि बाई 1773 विद स्ट्रॉन्ग सिख पावर। देखो, स्ट्रॉन्ग सिख पावर कैसे आई, इससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि सिख जो थे ना वो स्ट्रॉन्ग कब से हुए। आप सभी को पता है कि जब मैंने मराठाओं की बात की थी तो मराठाओं में भी आपसे मैंने एक बात कही थी कि मराठाएं पहले साउदर्न इंडिया में सिविलियंस और सोल्जर्स के पद पर काम किया करते थे। समझे? कुछ सिविलियंस की पोस्ट पर थे और कुछ आर्मी की पोस्ट पर थे। धीरे धीरे करके साउदर्न इंडिया से ही जब ये नॉर्दर्न इंडिया की तरफ आए तो इन्होंने दिल्ली की तरफ अपना कूच किया और दिल्ली पर मराठा कब्जा करना चाहते थे। और 1761 के पानीपत के थर्ड वॉर के बाद इन्होंने अपनी पावर को बहुत ज्यादा अच्छा मजबूत कर लिया था। और इनकी मराठा की जो पावर थी वो धीरे धीरे मजबूत कैसे हुई थी? इन्होंने एक यूनियन बनाया था जिसका नाम था मराठा यूनियन। क्या था? मराठा यूनियन। कल मैंने पढ़ाया था, माधवराव पेशवा बाजीराव फर्स्ट ने एक मराठा यूनियन बनाया था। देखो, यूनियन क्या करता है कि किसी भी यूनिट को, किसी भी पावर को स्ट्रॉन्ग कर देता है, किसी भी यूनिट को स्ट्रॉन्ग कर देता है। तो सिख कब से स्ट्रॉन्ग हुए थे, यह सवाल यहां से पैदा होता है। तो देखिए, इससे पहले एक छोटी सी हिस्ट्री है वो जान लेते हैं। चलिए देखिए, तो सबसे पहले सिखों की बात करें तो एक मिनट, सबसे पहले हम सिखों की बात करें तो देखिए, हम सिख की बात करेंगे यानी हम सिख पावर की बात करते हैं। सिख पावर स्ट्रॉन्ग कैसे हुई थी? सिख पावर स्ट्रॉन्ग कैसे हुई? तो देखिए, सिख पावर स्ट्रॉन्ग कैसे हुई थी? आप सभी को पता है कि सिखों के एक 10वें गुरु थे, सिखों के 10th गुरु, जिनका नाम था गुरु गोविंद सिंह। क्या था? गुरु गोविंद सिंह। इनके बारे में सभी जानते होंगे आप, गुरु गोविंद सिंह।
तो गुरु गोविंद सिंह जो थे ये हमारे सिखों के, यानी जो सिख समुदाय है उस सिखों के, आपको दिख रहा है ना साफ साफ दिख रहा है व्हाइट पे आपको, या डार्क कलर लेना पड़ेगा? चलो डार्क कलर लेते, शायद एक बार आपको दिख नहीं रहा होगा मेरे हिसाब से। एक मिनट रुकिए, यही तो प्रॉब्लम होती है व्हाइट में कि दिखता नहीं है फिर आपको। एक मिनट, चलिए ब्लैक ठीक है, ओके। तो सिखों के 10वें गुरु हुआ करते थे बच्चों, उनका नाम था गुरु गोविंद सिंह। क्या था? गुरु गोविंद सिंह। ये सिखों के, यानी सिख कम्युनिटी जो है, सिख जो धर्म है उसके 10वें गुरु थे। कितने थे? 10th गुरु। तो सिखों के 10वें गुरु, और ये कौन थे? सिखों के आध्यात्मिक गुरु, स्पिरिचुअल टीचर थे, एक राइटर थे और एक कवि थे, और बहुत अच्छे फिलोसफर रह चुके हैं, बहुत अच्छे फिलोसफर रह चुके हैं गुरु गोविंद सिंह, जो कि सिखों के 10वें गुरु कहे जाते हैं। और गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर जो सिखों के 9वें गुरु थे, उनके बेटे थे, उनके पुत्र थे ये गुरु गोविंद सिंह, जो कि सिखों के 10वें गुरु कहलाए। और ये किसके बेटे थे? और ये थे सिखों के जो 9वें गुरु थे, सिखों के जो 9वें गुरु थे, जिनका नाम था गुरु तेग बहादुर। क्या था? गुरु तेग बहादुर जी, गुरु तेग बहादुर जी। तो गुरु तेग बहादुर जी के ये बेटे थे, समझे? और ये थे सिखों के 9वें गुरु, और ये थे सिखों के 10वें गुरु। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हर धर्म में कोई ना कोई गुरु होता है। मुस्लिम धर्म की बात करें तो वहां पे कोई गुरु है, हिंदू धर्म का कोई गुरु है, सनातन का कोई गुरु है, या सिखों का कोई गुरु है, ईसाइयों का कोई गुरु है। तो ऐसे करके सिख कम्युनिटी के गुरु थे। इनका जन्म बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1600 यानी 1666 में। और कहां हुआ था? पटना में। कहां हुआ था? पटना में इनका जन्म हुआ था। लेकिन इनकी डेथ के बाद, यानी गुरु गोविंद सिंह जो सिखों के 10वें गुरु थे, इनकी डेथ के बाद क्या था? सिखों ने एक खालसा दल बनाया था। क्या बनाया था? खालसा पार्टी बना ली थी, खालसा यूनियन बना लिया था। तो इनकी डेथ के बाद, यानी आफ्टर डेथ, तो आफ्टर डेथ के बाद क्या था? इन्होंने एक क्या बनाया था? खालसा। इन्होंने एक खालसा यूनिट बना ली थी, खालसा यूनिट या यूनियन। और ऐसे ही मराठाओं की तरह, जैसे मराठाओं ने यूनियन बनाया था, ऐसे ही खालसा यूनियन बना ली थी। और खालसा यूनियन में सारे सिखों को एक करके रखा गया ताकि सिख शक्ति, सिख पावर को स्ट्रॉन्ग किया जा सके। और खालसा यूनियन से क्या था? और खालसा यूनियन को बनाने वाला कौन था? खालसा यूनियन को बनाने वाले थे मेडवाई। कौन थे? मेडवाई कपूर सिंह। कौन थे? कपूर सिंह। इसको कपूर सिंह ने बनाया था। और कपूर सिंह खुद एक सरदार थे, तो सिख थे। तो कपूर सिंह ने जो खालसा यूनिट बनाया था, खालसा यूनियन बनाई थी, इसमें सभी सिखों को एक कर दिया गया, समझे? और सारे सिखों को एक करने का मतलब होता है कि जो सिख होते हैं, सिखों में बच्चों 12 कम्युनिटी होती है। कितनी होती है? 12 कम्युनिटी होती है। और 12 में से सबसे जो बेहतरीन कम्युनिटी है, जो बड़ी कम्युनिटी है, उसको कहते हैं सुकर चकिया। क्या कहते हैं? सुकर चकिया। थोड़े नाम अलग हैं, सुकर चकिया। तो सुकर चकिया एक कम्युनिटी हुआ करती है, एक कास्ट हुआ करती है सिखों में। और सुकर चकिया से आते थे महाराजा रणजीत सिंह। कौन थे? महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह ये थे। तो ऐसे करके सिख कम्युनिटी पावर में आ गई, सिख कम्युनिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई। और जब सिख कम्युनिटी, महाराजा रणजीत सिंह ने सारे सिखों को एक करके रखा, और महाराजा रणजीत सिंह के नेतृत्व में 1773 में, कब? 1773 में जब सिख पावर स्ट्रांग हो चुकी थी, तो सारे सिखों ने मिलकर पंजाब का निर्माण किया। और पंजाब की सीमा पहले कहां तक थी? पंजाब का बॉर्डर पहले कहां तक था? क्योंकि उस समय पाकिस्तान तो था नहीं, तो पंजाब का बॉर्डर कहां तक था यह जान लेते हैं। चलिए, तो देखो यहां पर लिखा हुआ है कि महाराजा रणजीत सिंह के नेतृत्व में 1773 स्ट्रॉन्ग सिख पावर द सिक्स इस्टेब्लिश, यानी सिखों ने इस्टेब्लिश किया
एन इंडिपेंडेंट स्टेट बाय कैप्चरिंग द इंटायर प्लेन्स, यानी पूरा जो नॉर्दर्न प्लेन है, जैसे आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, जब इंडिया का मैप आप पढ़ते हैं तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला क्या कहलाता है? ये नॉर्दर्न प्लेन कहलाता है। जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो इसमें नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे, समझे? नॉर्दर्न प्लेन, तो ये इंडिया का क्या है? नॉर्दर्न प्लेन है, क्योंकि ये तो ऊपर वाला तो एक नॉर्थ रीजन की तरफ आता है, जम्मू कश्मीर वाला तो, लद्दाख वाला, जम्मू कश्मीर वाला, जम्मू कश्मीर और लद्दाख से जो नीचे का प्लेन होता है वो नॉर्दर्न प्लेन कहा जाता है। चलिए, तो ऐसे करके इन्होंने नॉर्दर्न प्लेन पर एक इंडिपेंडेंट स्टेट का क्या कर दिया? एस्टेब्लिशमेंट कर दिया। तो यहां पर है इंटायर प्लेन्स इन द ईस्ट फ्रॉम सहारनपुर, यानी सहारनपुर से लेकर ईस्ट डायरेक्शन में, सहारनपुर से लेकर इन द वेस्ट एंड फ्रॉम माउंटेन्स पार्ट्स ऑफ द नॉर्थ, यानी नॉर्थ के माउंटेन से लेकर और मुल्तान तक, साउथ तक, यानी साउथ के मुल्तान और नॉर्थ के माउंटेन्स से लेकर, यानी हिमाचल और उत्तराखंड की बात करें तो वहां से इन्होंने पूरा पंजाब बना दिया। तो कहते हैं कि महाराजा रणजीत सिंह, जो कि सिख यूनियन के एक लीडर हुआ करते थे, और कपूर सिंह ने सिख यूनियन का निर्माण किया था, उसको बनाया था, उसको क्रिएट किया था। सिख यूनियन का मतलब होता है कि सारे सिखों को एक करके उनकी पावर को स्ट्रांग किया जाए। जब सिख स्ट्रांग हो गए थे तो उन्होंने पंजाब को क्या किया? एस्टेब्लिशमेंट किया। और ये सारी जो सीमा की बात कर रहा हूं, जो इंडिपेंडेंट स्टेट की बात की जा रही है, ये इंडिपेंडेंट स्टेट को कहा जाता है पंजाब। क्या कहा जाता है? पंजाब। तो ऐसे बना पंजाब। क्या बना? ऐसे बना पंजाब। और देखो रणजीत सिंह आ गए ना। अब रणजीत सिंह की बात करें तो रणजीत सिंह को 1749 में अफगानिस्तान के शासक थे। कौन थे? अफगानिस्तान के रूलर जमान शाह ने मेड हिम, उनको बनाया द प्रोविंशियल रूलर ऑफ लाहौर। लाहौर का क्या बना दिया? रूलर बना दिया। यानी पंजाब की सीमा और अफगानिस्तान की सीमा उस समय टच करती थी। और अफगानिस्तान जो आज एक देश है, पाकिस्तान से बॉर्डर लगाता है, तो अफगानिस्तान के जो रूलर थे जिनका नाम था जमान शाह ने, जमान शाह महाराजा रणजीत सिंह से इंस्पायर हो गया, इंप्रेस हो गया, और महाराजा रणजीत सिंह को इसने क्या बना दिया? लाहौर का राजा बना दिया, लाहौर का किंग बना दिया। किसने बनाया? जमान शाह ने। तो सबसे पहले यह क्वेश्चन आ सकता है कि 1749 में रणजीत सिंह को लाहौर का क्या बनाया गया? लाहौर का किंग बनाया गया। क्या बनाया गया? किंग बनाया। और यह किंग किसने बनाया था? जमान शाह ने बनाया था। दूसरी बात करते हैं, रणजीत सिंह ने कैप्चर किया अमृतसर एंड जम्मू इन 1805 में। यानी रणजीत सिंह ने जम्मू को, जो आप जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, कश्मीर ना लेकर जम्मू की बात करें तो जम्मू और अमृतसर पर कैप्चर कर लिया। समझे? तो महाराजा रणजीत सिंह तो सिखों में एक ऐसा राजा था जो कि सबसे शक्तिशाली, सबसे पावरफुल राजा कहा जाता है महाराजा रणजीत सिंह। जब यह पंजाब में बैठा था ना, तो इसके वक्त कोई भी अंग्रेज की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो आंख उठाकर महाराजा रणजीत सिंह को चैलेंज कर सके। महाराजा रणजीत सिंह के पंजाब पर यदि ये आ भी जाते थे ना, तो महाराजा रणजीत सिंह इनका यह हाल करता था कि अंग्रेजों की हिम्मत नहीं थी कि महाराजा रणजीत सिंह को ये बाल भी छू पाए, क्योंकि इतना पावरफुल राजा था ये। और ये हकीकत है, इतिहास इस बात का गवाह है कि महाराजा रणजीत सिंह तब तक जिंदा था ना, तब तक अंग्रेजों ने पंजाब में घुसने की कोशिश नहीं की थी। ये गवाह है इस बात का। तो कहने का मतलब यह है कि रणजीत सिंह को लाहौर का किंग बनाया गया, और रणजीत सिंह ने फिर अमृतसर और जम्मू पर क्या कर ली? कैप्चर कर लिया। और ये 1805। और आपको बता दूं, महाराजा रणजीत सिंह के समय जो पंजाब है, पंजाब की 2 कैपिटल हुआ करती थी। पहली कैपिटल थी लाहौर, जो आज पाकिस्तान में है, और दूसरी कैपिटल थी अमृतसर। कौन सी थी? अमृतसर। दूसरी कैपिटल थी अमृतसर। तो पंजाब की पहली कैपिटल थी लाहौर, जिसका ये किंग हुआ करता था। हालांकि पंजाब का ही किंग था। लाहौर, पंजाब की पहली कैपिटल थी लाहौर। लाहौर को कहते थे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल। क्या कहते थे? एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल, एसी। और अमृतसर को कहते थे स्पिरिचुअल कैपिटल, धार्मिक राजधानी, क्योंकि अमृतसर में आप सभी को पता है एक स्वर्ण मंदिर है, एक गोल्डन टेंपल है। अमृतसर में आज भी गोल्डन टेंपल बना हुआ है, जहां पर यह सिख समुदाय का एक सबसे, कहते हैं ना कि धार्मिक स्थल है, यह स्पिरिचुअल प्लेस है अमृतसर। जैसे आप
जैसे हर कोई व्यक्ति अपने धर्म में जैसे कि हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म में क्या कहां जाते हैं? हिंदू धर्म में मान लो लोग जाते हैं वैष्णो देवी। आपके जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी का टेम्पल है ना, माता वैष्णो देवी का टेम्पल है, वहां पर हिंदू कम्युनिटी बहुत जाती है। उसके अलावा मैं बात करता हूं मुस्लिम धर्म की बात, तो जैसे कि मुस्लिम धर्म में मक्का मदीना होता है, उसी प्रकार से सिख कम्युनिटी में भी अमृतसर में आज स्वर्ण मंदिर बना हुआ है, जहां पर कई धर्मों के लोग जाते हैं और कई बड़े बड़े बिजनेसमैन, कई बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और कई बड़े बड़े फिल्म स्टार अपनी फिल्म को रिलीज होने से पहले वहां पर दुआ मांगते हैं। तो ऐसी कुछ कहानियां आपको देखने को मिलती हैं। तो अमृतसर में आज भी गोल्डन टेम्पल बना हुआ है, और उस समय भी जब महाराजा रणजीत सिंह पंजाब का राजा था, तब भी उस समय अमृतसर एक स्पिरिचुअल कैपिटल हुआ करता था और लाहौर को एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल कहते थे। और ज्यादातर रणजीत सिंह ने अपना समय लाहौर में बिताया है। कहां पर बिताया है? लाहौर में बिताया है। चलिए, तो उसके बाद आते हैं नेक्स्ट। अब देखो, महाराजा रणजीत सिंह ने वो सारे काम किए जो उसको करने थे। ट्रीटी ऑफ अमृतसर। अब महाराजा रणजीत सिंह ने क्या किया? 25 अप्रैल, कब? 25 अप्रैल 1809 में इसने क्या कर लिया? एक अमृतसर की ट्रीटी की। क्या की? अमृतसर की ट्रीटी। और ये किसके बीच हुई थी? आप सभी को बता दूं, यह जो संधि की गई थी, यह ट्रीटी जो थी, यह रणजीत सिंह वर्सेस और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी। समझे ना? तो अमृतसर की ट्रीटी यानी वॉर से पहले की गई थी। तो अमृतसर की ट्रीटी रणजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच की गई थी। इसमें क्या था? इन दिस ट्रीटी सतलज रिवर, आप जानते हैं, आप जम्मू कश्मीर से हैं सभी, तो जम्मू कश्मीर से जो सतलज नदी बहती है, पता है ना आपको? हमारी जो इंडस रिवर है, इंडस रिवर की 5 ट्रिब्यूटरीज हैं, उनमें से 5 ट्रिब्यूटरीज में से जो एक ट्रिब्यूटरीज है वो है सतलज रिवर। क्या है? सतलज रिवर, ब्यास रिवर, चिनाब रिवर, झेलम रिवर, रावी रिवर, ये सब क्या है? ये इंडस की ट्रिब्यूटरीज है। तो सतलज रिवर जो बहती थी वाज अ कंसीडर्ड, उसे मान लिया गया एज द बॉर्डर बिटवीन सिंध एंड पंजाब, यानी सिंध और पंजाब के बीच का जो बॉर्डर था वो अमृतसर की ट्रीटी में सतलज रिवर को मान लिया गया। जैसे मान लीजिए यहां पर सिंध है, और यहां पर ये रिवर बह रही है, यहां पर रिवर फ्लो कर रही है, और यहां है पंजाब। क्या है? पंजाब। तो जो सिंध था और जो पंजाब था, इनके बीच का बॉर्डर हुआ करता था सतलज रिवर। क्या थी? सुतलज रिवर। तो ये हुआ करती थी। और अमृतसर की ट्रीटी में पंजाब और सिंध के बीच का जो बॉर्डर था वो सतलज रिवर को मान लिया गया था, ऐसा कंसीडर कर लिया गया था कि रिवर के इस तरफ सिंध होगा और रिवर के इस तरफ पंजाब होगा। और यह डिसाइड कब किया गया था? 1809 में। और यह ट्रीटी किसके बीच की गई थी? यह ट्रीटी की गई थी रणजीत सिंह वर्सेस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। चलिए, तो आगे चलते हैं। देखिए, अब क्या था कि रणजीत सिंह की जो डेथ होती है वो 1839 में डेथ हो जाती है। रणजीत सिंह की डेथ कब होती है? 1839 में। अब कहते हैं कि जिस रणजीत सिंह, सिखों का, पंजाब का इतना पावरफुल रूलर जब खत्म हो जाता है तो अंग्रेजों का अंदर से जो डर होता है वो खत्म हो जाता है। समझे ना? जैसे घर की बात करें, जैसे घर पे आपके मान लीजिए दादा दादी जीवित हैं, वो अभी अलाइव हैं, जिंदा हैं, तो मान लीजिए उनकी कभी डेथ हो जाती है, तो दादा दादी के चले जाने पर घर का माहौल थोड़ा सा कमजोर हो जाता है। कहते हैं ना, जब घर का मुखिया चला जाता है तो घर पे सारे लोग अपनी मन की मर्जी करने लग जाते हैं। तो वही वाली बात है। तो रणजीत सिंह की 1839 में डेथ हो जाती है, और डेथ हो जाने के बाद अंग्रेजों का पंजाब पर कब्जा करने का जो निशाना था, अपनी पॉलिसी को जो एक्सपेंड करने का जो टारगेट था, वो यहां पर पूरा होता हुआ दिखाई देने लग जाता है। कैसे? देखें, रणजीत सिंह की डेथ हो गई। अब रणजीत सिंह की डेथ होने के बाद पंजाब की गद्दी पर कौन बैठेगा? वही वाली बात है, यानी यहां पर सक्सेसर की लड़ाई हो गई दोबारा से। घरों में ही लोग लड़ने लग गए। कैसे? रणजीत सिंह का जो पहला बेटा था वो था खड़क सिंह। कौन था? खड़क सिंह। यह बेटा सबसे बड़ा था, यह पहले नंबर का बेटा था। उसके बाद दूसरे नंबर का बेटा आता है शेर सिंह, यह दूसरे नंबर का बेटा था।
और तीसरे नंबर का बेटा था दलीप सिंह, ये सबसे छोटा था। अब रणजीत सिंह की जो अर्थी होती है, जो डेड बॉडी होती है, रणजीत सिंह की डेड बॉडी को ये तीनों बेटे, ये खड़क सिंह जो था, खड़क सिंह रणजीत सिंह की अपने फादर की डेड बॉडी को जहां पे कहते हैं ना अंतिम संस्कार कहते हैं इसको, जो लास्ट में जो करते हैं ना डेड बॉडी के साथ, तो खड़क सिंह अपने पिताजी को अर्थी देकर आ रहा था। जंगल में आते वक्त खड़क सिंह को अंग्रेजों ने तभी मार दिया। और कब मारा इसको? 1839 में इसको कत्ल कर दिया, ताकि अंग्रेज ये चाहते थे कि खड़क सिंह गद्दी पर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि अंग्रेजों का यह मानना था कि यदि पंजाब को कैप्चर करना है, पंजाब पर अपनी पॉलिसी को एक्सपेंड करना है, तो हमारा पोपट ही बैठना चाहिए। तो खड़क सिंह को इन्होंने मरवा दिया। उसके अलावा सेठ सिंह, खड़क सिंह का एक बेटा था नव निहाल सिंह। क्या था? खड़क सिंह का बेटा था नव निहाल सिंह। यह भी उसी समय नव निहाल सिंह को जब गद्दी पर बैठाया गया, तो कहते हैं कि सभा में नव निहाल सिंह को भी मार दिया गया, क्योंकि बेटे का बेटा और बेटे का बेटा वही बैठेगा गद्दी पर। आप बोलेंगे सर सेठ सिंह क्यों नहीं बैठा? अरे सेठ सिंह क्यों बैठेगा भाई? जो रणजीत सिंह का बेटा कौन था? खड़क सिंह। और खड़क सिंह का बेटा कौन है? नव निहाल सिंह। तो खड़क सिंह भी नहीं रहा और नव निहाल सिंह भी नहीं रहा। अब आते हैं सेठ सिंह की बारी। अब सेठ सिंह गद्दी पर बैठता है, तो सेठ सिंह को भी ऐसे ही मरवा दिया जाता है, समझे ना। लेकिन अब आते हैं नेक्स्ट, दलीप सिंह को अंग्रेजों ने क्या बना दिया? पंजाब का राजा बना दिया। और सभी सिखों ने मिलकर दलीप सिंह को पंजाब की गद्दी दे दी। और दलीप सिंह जब जैसे ही गद्दी पर बैठा, अब यहां से वॉर स्टार्ट हो जाता है। चलिए कैसे, देखिए। तो आते हैं फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, जो कब हुआ था? 1845 से और 1846। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं, जब पहला एंग्लो वॉर स्टार्ट हो रहा था, तो उससे पहले, उसके 2 साल पहले 1843 में अंग्रेज सिंध पर पूरी तरह कब्जा कर चुके थे, अपना कैप्चर कर चुके थे। तो 1843 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैप्चर्ड इन सिंध, यानी सिंध पर पूरी तरह क्या कर लिया था? अपना कैप्चर कर लिया था। जब ये लोग सिंध पर अपना कब्जा कर लेते हैं, तो सिंध से बॉर्डर टच करता था पंजाब का। अब ये लोग चाहते थे कि हम पंजाब पर भी अपना कैप्चर कर लेते हैं। तो देखिए, पहला एंग्लो वॉर होता है साहब, पहला एंग्लो वॉर हुआ 1845 में। सबसे पहला क्वेश्चन आपका यहां से बनेगा, देखिए कैसे हुआ। पहली बात तो यह वॉर किसके बीच हुआ था? द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर वाज फॉट बिटवीन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस सिख एम्पायर फ्रॉम 1845 टू 1846। देखिए इसके रीजन क्या थे? पहला था पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ पंजाब, यानी इन पंजाब। आपको पता है सबसे पहला रीजन तो यही था वॉर का होने का। अच्छा, वॉर कब होता है? वॉर तब हो सकता है जब आप मानते हैं कि आपके जो बॉर्डर से लगा हुआ कोई भी रीजन है, वहां पर पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस आ गया है, समझे। और ये आज की भी घटना हो सकती है, आज का भी इंसिडेंट हो सकता है, समझे। जैसे आपका पड़ोस वाला घर है, आपके पड़ोस वाले घर में जब लड़ाइयां होती हैं तो वो घर कमजोर हो जाता है और पड़ोसी उस पर कब्जा कर लेता है। ये आपने कहानियां सुनी होंगी, समझे ना। तो ऐसी क्या था कि पहला था पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी इन पंजाब, क्योंकि आफ्टर द डेथ ऑफ महाराजा रणजीत सिंह, क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह के बाद इन 1939 के बाद पंजाब फेस्ड इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट एंड वीक लीडरशिप। पंजाब में महाराजा रणजीत सिंह की जब मौत हो गई थी, तो महाराजा रणजीत सिंह की मौत के बाद पंजाब में जो गद्दी पर बैठा था वो वीक लीडरशिप था और उनके बीच में ही लड़ाई होने लग गई थी। तो सबसे बड़ा रीजन क्या था? इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट एंड वीक लीडरशिप। और आप सभी को पता है जब कोई आदमी कमजोर होता है तो शक्तिशाली आदमी, पावरफुल आदमी वीक पर्सन पर तुरंत अटैक कर देता है, इसलिए। दूसरा रीजन क्या था? ब्रिटिश एक्सपेंशन पॉलिसी, यानी ब्रिटिश लोग अपनी पॉलिसी को एक्सपेंस करना चाहते थे। द ब्रिटिश वांटेड टू एनेक्स पंजाब एज अ पार्ट ऑफ देयर ग्रोइंग एम्पायर इन इंडिया, यानी इंडिया के
नॉर्दर्न प्लेन के साथ दिल्ली पर कब्जा करने के साथ साथ अब ये पंजाब पर भी कब्जा करना चाहते थे। समझे? तो इसके रीजन ये थे। एक तो महाराजा रणजीत सिंह के बाद पंजाब ने जो फेस किया था वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट थी, यानी आपस में ही लड़ने लग गए, और उसके बाद वीक लीडरशिप आ गई थी। चलिए नेक्स्ट आते हैं। तो देखिए अब इसमें कहा जाता है क्रॉसिंग ऑफ सतलज रिवर 1845 में। आप सभी को पता है कि सिख आर्मी ने क्रॉस कर दिया था सतलज रिवर को। अब ये सर आप कहोगे सिख आर्मी क्रॉस क्यों कर रही है? देखो सिख आर्मी ने, उस समय का राजा कौन था? उस समय जो पंजाब पर गद्दी पर बैठा था, आप सभी को पता है लास्ट में कौन बैठा था पंजाब पर? जो पंजाब का रूलर था, पंजाब का रूलर था दलीप सिंह। कौन था? दलीप सिंह। दलीप था। अब दलीप एक इतना छोटा राजा था कि इसकी कोई नहीं सुनता था। सिख आर्मी ने अपने राजा यानी दलीप से बिना पूछे सतलज रिवर को क्रॉस कर दिया। अब जब सतलज रिवर को क्रॉस कर दिया है, और ये वही सतलज रिवर है, ये वही सतलज रिवर की बात कर रहा हूं जब महाराजा रणजीत सिंह ने सतलज रिवर को ट्रीटी ऑफ अमृतसर के अकॉर्डिंग इसको सिंध और पंजाब का बॉर्डर माना था। यदि आज आप कल को पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करोगे तो पाकिस्तान और इंडिया में वॉर की सिचुएशन बन सकती है। तो इसलिए जब हमारी तरफ से बॉर्डर क्रॉस किया जाएगा तो पाकिस्तान हम पर हमला कर सकता है। और समझे ना? और सतलज रिवर यानी सिख आर्मी जब सतलज रिवर को क्रॉस करती है तो सतलज रिवर जो था वो सिंध और पंजाब के बीच में बॉर्डर हुआ करता था। आप सभी को बताया था मैंने ट्रीटी ऑफ अमृतसर में। तो जो सतलज रिवर थी वो पंजाब और सिंध के बीच में बॉर्डर हुआ करती थी। सिख आर्मी ने क्या किया? पंजाब से सतलज रिवर के बॉर्डर को क्रॉस करके सिंध की तरफ कूद गए। और सिंध किसके कब्जे में था? अंग्रेजों के कब्जे में था। और जब अंग्रेजों के कब्जे में आप जाओगे बॉर्डर क्रॉस करके, तो अंग्रेज इस बात को क्या मानेंगे? अंग्रेजों को गुस्सा आ गया। क्यों गुस्सा आ गया? क्योंकि ट्रीटी ऑफ अमृतसर में यह कहा गया था कि आपके इस बॉर्डर को कोई पार नहीं करेगा, और जब आप किसी के बॉर्डर में हमला करोगे ना तो दूसरा वाला गोली चलाएगा ही चलाएगा। तो सिख आर्मी ने क्या किया? सतलज रिवर को क्रॉस कर दिया, विच वॉज सीन एज द एक्ट ऑफ अग्रेशन बाय द ब्रिटिश, और अंग्रेजों को इससे गुस्सा आ गया। अब आते हैं बैटल ऑफ मुदकी। देखो एक वॉर हुआ था बैटल ऑफ मुदकी, यह पहले एंग्लो पंजाब वॉर का पहला फेस है। इन 1845 द ब्रिटिश लेड बाय, एक मिनट, हां डिफीटेड, एक मिनट ये लिख क्या रहा है इसमें, एक मिनट रुकिए, हां सर होगु गोहू डिफीटेड द सिक्स इन द फर्स्ट मेजर बैटल। यानी आपको बता दूं मैं कि बैटल ऑफ मुदगी में, जो कि हमारे एंग्लो सिख वॉर का पहला फेज था, और इस पहले फेज में अंग्रेजों ने सिखों को हरा दिया। अब सिखों को हराने के बाद एक ट्रीटी की गई थी, लाहौर की ट्रीटी। यह वॉर के बाद की गई है बच्चों, और लाहौर की ट्रीटी की गई थी मार्च 1846 में। कब की गई थी? मार्च 1846 में इस लाहौर की ट्रीटी को किया गया था। समझे? तो साइंड ऑन मार्च 9 यानी 9 मार्च 1846 में बिटवीन द ब्रिटिश एंड सिक्स, पंजाब लॉस्ट सिग्निफिकेंट टेरिटरी, यानी सिखों ने अपनी टेरिटरी को खो दिया, इंक्लूडिंग जम्मू को भी खो दिया और कश्मीर को भी खो दिया। सिखों, आपको पता है जम्मू को किसने कैप्चर किया था? महाराजा रणजीत सिंह ने जम्मू को कैप्चर किया था 1805 में, और जम्मू पंजाब का ही हिस्सा था। लेकिन लाहौर की ट्रीटी में और मुड़की के बैटल में, जो बैटल ऑफ मुड़की हुआ था, बैटल ऑफ मुड़की में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सिख एम्पायर से जीत गई थी, और जीतने वाला हारने वाले से जो भी मांगेगा, हारने वाला जीतने वाले को सब कुछ देगा। तो सिखों ने जम्मू और कश्मीर के साथ साथ अपनी सभी टेरिटरी को दे दिया। द सिख आर्मी वाज रेड्यूस, और सिख आर्मी को कम कर दिया गया इसमें कि सिख अपनी आर्मी नहीं रख सकेगी, यानी आर्मियों की संख्या कम कर दी गई। द ब्रिटिश एडवाइजर्स वर प्लेस्ड इन लाहौर। समझे? तो ऐसे ऐसे काम कर दिए गए। अब सिखों की आर्मी में जो सोल्जर्स की संख्या थी वो कम हो गई। सिखों का जो टेरिटोरियल एरिया था वो भी अंग्रेजों के कब्जे में आ गया, क्योंकि युद्ध तो हार ही गए थे सिख एम्पायर। तो ऐसे करके ट्रीटी ऑफ लाहौर हुई थी। लेकिन इसके बाद जो ट्रीटी होती है
वो इंपॉर्टेंट थी। इसके बाद एक ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ भैरोवाल। ये दिसंबर 1946 में, एक मिनट 1846 में हुई थी। इसको 18 कर लीजिएगा। 1846 में लाहौर की ट्रीटी होती है, सॉरी भैरोवाल की ट्रीटी होती है। और भैरोवाल की ट्रीटी में क्या किया गया, ब्रिटिशों ने इस्टेब्लिश किया इनडायरेक्ट कंट्रोल ओवर पंजाब, यानी पंजाब पर अपना इनडायरेक्ट कंट्रोल इस्टेब्लिश कर दिया। आप समझ गए ना कि धीरे धीरे ये पंजाब में अपना हाथ फैलाना चाहते थे। अंग्रेज भी बड़े शातिर थे। अंग्रेजों ने क्या किया, एक तरह से पंजाब पर पूरी तरह कैप्चर कर लिया। चलिए, तो ये इनडायरेक्ट कंट्रोल था। क्या था? इनडायरेक्ट कंट्रोल। डायरेक्ट नहीं कह सकते, डायरेक्ट आएगा सेकंड एंग्लो पंजाब वॉर में। उसके बाद आता है सेकंड एंग्लो सिख वॉर, 1848 में हुआ था और 1849 में हुआ था। क्या हुआ था इसमें, चलिए एक बार जान लेते हैं। देखिए, इंट्रोडक्शन। द सेकंड एंग्लो सिख वॉर वाज फॉट बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस किसके बीच हुआ था, सिख एम्पायर के बीच। और सिख का राजा या पंजाब का राजा कौन था, पंजाब का राजा उस समय था दलीप सिंह। कौन था, दलीप सिंह। 1848 टू 1849। अच्छा, इसके रीजन क्या थे, एक बार रीजन की बात कर लेते हैं। तो चलिए, इसे कहते हैं रीसेटलमेंट फ्रॉम द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, यानी द टर्म्स, यानी पहले एंग्लो वॉर में जो सिखों ने अपनी टेरिटरी गवा दी थी अंग्रेजों के हाथों, उसका रीसेटलमेंट करना था। द टर्म्स ऑफ द ट्रीटी ऑफ लाहौर एंड वीकेंड द सिक्स एम्पायर, यानी सिखों ने लाहौर की ट्रीटी और भैरोवाल की ट्रीटी से अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे थे। ये कह रहे थे कि लाहौर की संधि, लाहौर की ट्रीटी में और भैरोवाल की ट्रीटी ने हमें कमजोर कर दिया है, लेकिन हम कमजोर होना नहीं चाहते, इसलिए हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ युद्ध करना चाहते हैं। तो लीडिंग टू ग्रोइंग डिससेटिस्फैक्शन अमंग द सिख्स, यानी सिखों के मन में कहीं ना कहीं यह था कि लाहौर की ट्रीटी और भैरोवाल की ट्रीटी से हम बहुत कमजोर हो गए हैं, हमारे अंदर वो संतुष्टि नहीं है, वो सेटिस्फैक्शन नहीं है, इसलिए हम अपने सेटिस्फैक्शन के लिए अंग्रेजों को हराना चाहते हैं और अंग्रेजों से बदला लेना चाहते हैं। चलिए, दूसरा ब्रिटिश इंटरफेरेंस, ब्रिटिशों ने इंटरफेयर किया इसमें। द ब्रिटिश हैड स्टेन्ड द पॉलिटिकल एजेंट्स पंजाब एंड इंटरफेयर सिक्स गवर्नमेंट्स, यानी इन्होंने क्या किया, पंजाब में हस्तक्षेप कर दिया, इंटरफेस कर दिया, समझे ना। चलिए, जो कि इनका काम था। नेक्स्ट आते हैं। अब इसमें क्या होता है, एक बैटल ऑफ मुल्तान होता है। क्या होता है, बैटल ऑफ मुल्तान। आप सभी को पता है कि मुल्तान की बात करें तो यह साउथ में था। कहां था, साउथ में, पंजाब के साउथ में एक मुल्तान नाम का एरिया था। और मुल्तान नाम के रीजन का एक मुल्तान का एक किंग हुआ करता था जिसका नाम था मूलराज। क्या था, मूलराज। मूलराज ने, यानी मुल्तान के सूबेदार ने, मुल्तान के राजा ने क्या किया, जो पंजाब का हिस्सा था, उसने लाहौर की ट्रीटी और भैरोवाल की ट्रीटी का डिससेटिस्फैक्शन का बदला लेने के लिए, उसका रिवेंज लेने के लिए इसने अंग्रेजों पर आक्रमण कर दिया। कैसे किया, ब्रिटिश फोर्स लेड बाय द जनरल विच लेड सीज टू मुल्तान एंड इवेंचुअली कैप्चर्ड। दूसरा था बैटल ऑफ रामनगर। ये बेटा याद रखना, सेकेंड एंग्लो सिख वॉर 3 वॉर में हुआ था। एक तो बैटल ऑफ मुल्तान, बैटल ऑफ रामनगर, बैटल ऑफ चिलियावाला और बैटल ऑफ गुजरात। याद रखना। तो इसको तो भली आप एक एडवांस तौर पे याद रख लेना, लेकिन इन तीनों को जरूर याद रखना। ये 3 फेज में हुए थे। बैटल ऑफ रामनगर में क्या था, द सिख आर्मी अंडर शेर सिंह, यानी शेर सिंह की जो अंडर में जो सिख आर्मी थी, क्लैश्ड विद द ब्रिटिश फोर्स लेड बाय लॉर्ड गोगू। लॉर्ड गोगू का मतलब है ये वाला। बैटल ऑफ चिलियावाला, बैटल ऑफ चिलियावाला 1849 में हुआ था। वन ऑफ द फायरेस्ट बैटल्स, बोथ साइड्स सफर्ड हैवी कॉजुअलिटीज,
यानी दोनों तरफ से यहां पर भारी नुकसान हुआ। बट द ब्रिटिश इवेंचुअली गेन्ड कंट्रोल, बट इस चिलियावाला के वॉर को भी अंग्रेज लास्ट में जीत गए। इवेंचुअली गेन्ड बैटल ऑफ गुजरात, द डिसीसिव बैटल वेयर द ब्रिटिश डिफीटेड द सिक्स फोर्स, यानी अब यहां पर सिख जो फोर्स थी वो यहां पर क्या हो गई, अंग्रेजों से हार गई, और मार्किंग द एंड ऑफ द वॉर, और यहां पर वॉर को एंड कर दिया गया। तो आपसे पूछा जाए तो आप इतना याद रखिएगा, चलिए यहां बता देते हैं, याद रखना बच्चों, जो सेकंड एंग्लो सिख वॉर था, सेकंड एंग्लो जो सिख वॉर था, ये सेकंड एंग्लो सिख वॉर था, ये 3 फेज में हुआ था। पहला फेज क्या था, बैटल ऑफ रामनगर का, तो इसमें याद रखना एक हुआ था आपका बैटल ऑफ रामनगर, बैटल ऑफ रामनगर, ओके। और एक फेज क्या हुआ था, बैटल ऑफ चिलियावाला, बैटल ऑफ चिलियावाला, चिलियावाला, ओके। और एक फेज हुआ था बैटल ऑफ गुजरात, बैटल ऑफ गुजरात, ओके। तो एक बैटल ऑफ गुजरात था, एक बैटल ऑफ चिलियावाला था, और एक था बैटल ऑफ रामनगर। इन 3 वॉर में, 3 फेज में सेकंड एंग्लो सिख वॉर हुआ था, और सेकंड एंग्लो सिख वॉर होता है आपका 1848 to 49। और इन तीनों वॉरों को मिलाकर क्या कहते हैं, इन तीनों वॉरों को मिलाकर कहा जाता है कैनन फाइटिंग। क्या कहा जाता है, कैनन फाइटिंग, कैनन वॉर या फाइटिंग, ओके। तो इसको कैनन वॉर कहते हैं या कैनन फाइटिंग कहते हैं, जिसे तोपों का युद्ध कहा जाता है। हिंदी में समझना हो तो यहां समझ लेना, इसे तोपों का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो सेकंड एंग्लो सिख वॉर को तोपों के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, जिसको इंग्लिश में कैनन वॉर या कैनन फाइटिंग भी कहते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? तो सेकंड एंग्लो सिख वॉर क्यों हुआ था, इसका रीजन जान लेना बच्चों। यहां पर कोई संधि नहीं हुई थी, ट्रीटी नहीं हुई थी। सेकंड एंग्लो सिख वॉर केवल और केवल इसलिए हुआ था क्योंकि लाहौर की ट्रीटी और भैरोवाल की ट्रीटी से सिख एम्पायर बहुत कमजोर हो गया था और बहुत ज्यादा ही डिससेटिस्फाई हो गया था। जब कोई व्यक्ति किसी चीज से डिससेटिस्फाई हो जाता है तो उसका बदला लेने के लिए वो उस पर अटैक कर देता है। तो ऐसे ही सिख एम्पायर ने अंग्रेजों से बदला लेने के लिए क्या कर दिया, अटैक कर दिया। और जैसे ही अटैक किया, यहां पर 3 वॉर हुए और तीनों वॉरों में सिख एम्पायर बुरी तरह हार गया। और यहां पर बैटल ऑफ गुजरात में जब सिख एम्पायर डिफीटेड बाय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, दिस पॉइंट एंड ऑफ द वॉर, दिस पॉइंट एंड ऑफ द वॉर, ओके। और यहां पर वॉर का एंड हो गया। और इन तीनों वॉरों को, बैटल ऑफ रामनगर को, बैटल ऑफ चिलियावाला को और बैटल ऑफ गुजरात को कैनन वॉर के नाम से भी जाना जाता है, जिसको तोपों के युद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं, तोपों का युद्ध। चलिए, तो यह था आपका सेकंड एंग्लो सिख वॉर। एक बात याद रखना बच्चों कि इस वॉर में आपसे क्या क्या पूछेगा मैं आपको बता देना चाहता हूं। देखिए, याद रखें कि एंग्लो सिख वॉर, देखो एंग्लो सिख वॉर में आपको क्या याद रखना है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि पहला पॉइंट आपको क्या याद रखना है, पहला पॉइंट आपको याद रखना है, एक तो याद रखनी है अमृतसर की संधि। क्या रखनी है, अमृतसर की ट्रीटी। एक तो आपको अमृतसर की ट्रीटी को याद रखना है, या पूरा लिख देते हैं इंग्लिश में। चलिए, एक तो याद रखना है आपको ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो कब हुई थी आपकी 25 अप्रैल 1809 में हुई थी। एक तो आपको यह याद रखना है। और एंग्लो सिख वॉर में आपको और क्या याद रखना है, एक आपको दूसरा रखना है फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। ये कब हुआ था, एक तो ये याद रखना
तो ये हुआ था आपका 1845 टू 46 में हुआ था। ओके, और इसके पीछे दो ट्रीटी हुई थी। दो ट्रीटी कैसे हुई थी? एक ट्रीटी थी आपकी ट्रीटी ऑफ लाहौर। क्या थी? ट्रीटी ऑफ लाहौर। एक ट्रीटी ऑफ लाहौर हुई थी और एक हुई थी आपकी ट्रीटी ऑफ बहरोवाल। ट्रीटी ऑफ बहरोवाल। ओके, तो ट्रीटी ऑफ लाहौर एंड ट्रीटी ऑफ बहरोवाल ये कब हुई थी? बस इसको याद रखना। ये कब हुई थी? 1846 में हुई थी और मंथ था मार्च। क्या था? मार्च का। और ये कब हुई थी? ये भी आपकी 1846 में हुई थी, लेकिन मंथ था आपका दिसंबर। क्या था? दिसंबर। समझे? तो बस ये याद रखना। और सबसे बड़ी बात है, सेकंड एंग्लो सिख वॉर में क्या याद रखोगे? सेकंड एंग्लो सिख वॉर में केवल और केवल आप 3 वॉर याद रखोगे, बैटल ऑफ रामनगर, बैटल ऑफ चिरियावाला और बैटल ऑफ गुजरात। इन तीनों वॉरों को मिलाकर क्या कहते हैं? कैनन फाइटिंग या कैनन वॉर के नाम से भी जाना जाता है। तो यह था आपका सेकंड एंग्लो सिख वॉर और पहला एंग्लो सिख वॉर। केवल और केवल यही पॉइंट याद रखना बस। और ज्यादा हो सके तो थोड़ा सा महाराजा रणजीत सिंह के बारे में भी एक बार स्टडी कर लेना, जितना मैंने यहां बताया है। महाराजा रणजीत सिंह, इनके बारे में भी थोड़ी बहुत जान लेना कि इन्होंने लाहौर पर कब्जा कब किया था, जम्मू पर कब्जा कब किया था। देखो, जम्मू कश्मीर के अकॉर्डिंग आप सभी को पता है कि जम्मू कश्मीर भी पहले पंजाब का ही हिस्सा था। तो बच्चों, जम्मू कश्मीर के अकॉर्डिंग एंग्लो सिख वॉर बहुत इंपॉर्टेंट है जेके पीएसआई के एग्जाम में, क्योंकि यहां पर जम्मू की बात की जा रही है, यहां पर कश्मीर की बात भी की जा रही है। तो जम्मू और कश्मीर के लिए भी यह बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर सभी को पता है कि महाराजा रणजीत सिंह ने कश्मीर तक राज किया है। कहां तक किया है? कश्मीर तक। तो यह मत भूलना कि जम्मू कश्मीर के सब इंस्पेक्टर एग्जाम में यह नहीं आएगा। एंग्लो सिख वॉर, ये गारंटी कहता हूं, लिख के ले लो, पेपर में आना ही आना है। यदि वॉर से उसने क्वेश्चन दिया है तो एंग्लो सिख वॉर जरूर देगा, क्योंकि आपके स्टेट को देखते हुए, आपकी यूटी को देखते हुए जम्मू कश्मीर तो है ही है, और जम्मू कश्मीर के हिसाब से यह भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर महाराजा रणजीत सिंह ने जम्मू कश्मीर तक राज किया था और जम्मू को 1805 में, कब? 1805 में कैप्चर किया था। यह भी मत भूलना। तो यह था आपका एंग्लो सिख वॉर। और आपकी यहां पर पहली यूनिट अब खत्म होती है, सॉरी थर्ड यूनिट खत्म होती है। तो कैसा लगा आपको आज का लेक्चर हमारा? यानी आज का लेक्चर था एंग्लो पंजाब वॉर पर। एंग्लो पंजाब यानी पंजाब की बात करें तो सिख पावर कैसे इंक्रीज हुई, उसके बाद महाराजा रणजीत सिंह कैसे आए, अफगानिस्तान के शासक जमान शाह की बात करें, पहला एंग्लो सिख वॉर कैसे हुआ था, उसकी रीजंस क्या थे, उसमें ट्रीटी कौन कौन सी हुई थी, महाराजा रणजीत सिंह ने कौन सी ट्रीटी की थी, और सेकंड एंग्लो सिख वॉर लाहौर और बहरोवाल की ट्रीटी का बदला लेने के लिए किया गया था। तो ये सारी चीजें यहां पर मैंने आपको बताई हैं। एंग्लो पंजाब वॉर का जो लेक्चर है वो आज ही और अभी ही अपलोड किया जाएगा, तो प्लीज आप इस लेक्चर को देखिएगा पहले, उसके बाद नोट्स मेकिंग करिएगा। और पीडीएफ आपको सभी को मिल रही होंगी टेलीग्राम चैनल यानी इनसाइट JK SSB पर आप यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल पर जाइए और टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप वहां से मेरी पीडीएफ भी ले सकते हैं। समझे ना? तो पहले तो आप यूट्यूब को फॉलो करिएगा, उसके बाद इनसाइट JK SSB के टेलीग्राम चैनल पर आप जाइए। बिल्कुल यहां पर आपको मेरे नाम से जो मैं पढ़ाता हूं, यहां पर लेक्चर लेता हूं, वो सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाएंगी। तो वहां जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा पहले तो। चलिए, तो फिर आपसे मुलाकात होती है फोर्थ यूनिट की तरफ, अभी नहीं लेकिन अगले लेक्चर में। और तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आप जो स्ट्रगल कर रहे हैं उसके लिए शुभकामनाएं बनती हैं, क्योंकि ये टाइम है बेरोजगारी का और इस वक्त बेरोजगारी को मिटाना है, अनएम्प्लॉयमेंट को मिटाना है, तो आपको नौकरी तो पानी होगी। जेके पीएसआई का एग्जाम नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के जितने भी एग्जाम हैं और आप सेंट्रल लेवल के जितने भी एग्जाम दे रहे हैं, उन सभी के लिए मॉडर्न हिस्ट्री उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये मत कहिएगा सर जेके पीएसआई के एग्जाम में ही इंपॉर्टेंट, नहीं, ये ओवरऑल एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं। चलिए, तो फिर मिलते हैं आपसे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ और नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच मुझसे कनेक्ट होने के लिए। और सभी आप जानते ही हैं
कि जैसा कि हम बहुत जल्दी ही अपने सिलेबस को कवर करने वाले हैं। खैर, यूनिट 4 पे जब आपके सामने यूनिट 4 आएगी तब आपको पता चलेगा कि वो कौन सी यूनिट है और कौन सा चैप्टर है। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। ओके।